नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा की, फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स की। तो फाइलम पॉरीफेरा के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो संघ पॉरीफेरा है या फाइलम पॉरीफेरा है, ये एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है, अर्थात जंतु जगत का ये सबसे पहला संघ है और वह कोशिकीय जंतुओं के लिए बना हुआ या जंतु जगत में आने वाला ये सबसे प्रथम संघ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ पॉरीफेरा के बारे में। संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉरीफेरा फाइलम की। तो जो फाइलम पॉरीफेरा है, ये एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है, सबसे पहला संघ है। और इसका जो उपजगत है, जो सब किंगडम है, वो मेटाजोआ है। जो भी पॉरीफेरन्स हैं वो एनिमल किंगडम के सब किंगडम मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम पॉरीफेरा की। तो जैसा कि आप शब्द में देख रहे हैं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, पोरोस और फेरी। पोरोस का मतलब होता है पोर, और पोर माने होता है छिद्र, और फेरे का मतलब होता है टू बियर, अर्थात धारण करने वाले। अर्थात वे जंतु जो छिद्रों को धारण करते हैं, अर्थात छिद्रधारी होते हैं, वो संघ पॉरीफेरा के जंतु कहलाते हैं। अर्थात संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतु छिद्रधारी होते हैं या छिद्र युक्त शरीर वाले जंतु होते हैं। तो हम बात करते हैं पॉरीफेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में किया था। 1825 में सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट ने संघ पॉरीफेरा या पॉरीफेरा शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, जो इस संघ में जो भी जंतु आते हैं उन्हें सामान्य भाषा में स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्पंज किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि स्पंज फाइलम पॉरीफेरा के सदस्य हैं। फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत स्पंजों को रखा गया है। देखिए, स्पंज कहते किसे हैं? तो स्पंज छिद्रयुक्त तो वे जंतु हैं जिनका शरीर दो प्रकार के छिद्रों से मिलकर बना होता है। जो भी स्पंज होते हैं, इनके शरीर पर दो प्रकार के छिद्र होते हैं। शरीर की देह भित्ति पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं, और शरीर के ऊपरी छोर पर एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। तो शरीर में दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही स्पंजों का हम व्यापारिक तौर पर प्रयोग करते चले आए। स्पंजों का बहुत अधिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं संघ पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को, संघ पॉरीफेरा के सामान्य लक्षणों को। तो सबसे पहले सामान्य लक्षण की बात करते हैं। ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं, अर्थात ये मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा था। तो प्रोटोजोआ में हमने आपको बताया था कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है और ये सभी एक कोशिकीय जंतु होते थे। लेकिन जैसे ही हम पॉरीफेरा की बात करेंगे, तो पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का सबसे फर्स्ट फाइलम है। और इसके अंतर्गत देखिए, एनिमल किंगडम में जो भी जंतु आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। तो ये जंतु जगत के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला संघ है, इसलिए संघ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। ये मरीन स्पंज होते हैं, ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ से चिपके हुए अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं होते। कभी ये बेलनाकार होते हैं, कभी अंडाकार होते हैं, और कभी ये शाखीय रूप में होते हैं। तो इनका जो शेप होता है वो लिमिटेड नहीं होता, ये किसी भी रूप में अनियमित हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते, इनके शरीर में टिश्यूज़ नहीं होते। ये मल्टी सेलुलर तो हैं, ये बहुकोशिकीय तो हैं, परंतु इनके शरीर में टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, ऊतक नहीं पाए जाते।
केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण नहीं होता, अर्थात इनके शरीर में ऊतक नहीं पाए जाते। इसके बाद हम बात करते हैं इस संघ के जंतुओं की जो बॉडी-वान होती है, जो शरीर भित्ति होती है, उसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि शरीर की सामान्य सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं। और शरीर के अग्रभाग पर एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम किस फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा के जंतुओं में पाया जाता है। 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं, स्केनाइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकेनाइड कैनाल सिस्टम और रेगेनाइड कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस के अंतर्गत पाया जाता है। इसकी सहायता से इनके संपूर्ण शरीर में जल प्रवाहित होता है। ऑस्ट्रिया से जलधारा अंदर शरीर के पहुंचती है और ऑस्कुलम से बाहर निकलती है। इसके बाद ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इनमें रिजनरेशन की पावर होती है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं रीजनरेशन। री माने होता है दोबारा और जनरेशन माने होता है जनरेट होना, यानी पुनर्उत्पादन होना, अर्थात पुनर्उद्भव की क्षमता, अर्थात किसी भी क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग के पुनर्निर्माण या पुनर्उत्पादन की जो क्षमता जंतुओं में पाई जाती है उसे रीजनरेशन पावर कहते हैं, उसे पुनरुद्भवन क्षमता कहते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों में रीजनरेशन पावर पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये अपने क्षतिग्रस्त ऊतकों तथा अंगों का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि समुद्री किनारों पर या समुद्रों में स्पंजों की खेती की जाती है। स्पंजों को अपने सबस्ट्रेटम से काट लिया जाता है, उनके कंकाल को काटकर व्यापारिक रूप में प्रयोग कर लिया जाता है और ये पुनः रिजनरेशन पावर के कारण अपनी कॉलोनी का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद शरीर कठोर वाह्य कंकाल से ढका होता है। कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्पिक्यूल्स कहते हैं। और जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं स्पिक्यूल्स? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है, अंतः चर्म और बाह्य चर्म से बना होता है। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो प्रजनन होता है वो असेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है, अर्थात इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तथा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो इंटरनल होता है, वो आंतरिक होता है, अर्थात शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इनका जो लार्वा होता है वो फ्लैजेलर वो सिलिएटेड होता है, अर्थात स्वतंत्र तैरने वाला होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इसे एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है, तो आप बताएंगे एम्फीब्लास्टुला फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों में पाया जाने वाला लार्वा है। इनके शरीर में संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात इनके अंदर नर्वस सिस्टम का विकास नहीं होता। इनके अंदर संवेदी तथा तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें जो भोजन का पाचन होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, अर्थात अंतः कोशिकीय होता है। कोशिका के अंदर ही इनमें भोजन की क्रिया, भोजन के पाचन क्रिया संपन्न होती है। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम जान लेते हैं, साइकॉन और स्काइफा, हाइलोनीमा, यूस्पंजिया, यूप्लैक्टेला, स्पॉन्जिला आदि। देखिए ये जो यूप्लैक्टेला है ये जापान में विवाह के समय इसे गिफ्ट के रूप में भेंट किया जाता है। इसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। और जापान में जिस समय विवाह होता है उस समय इसे गिफ्ट के रूप में नवविवाहित दूल्हा और दुल्हन को भेंट किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो फाइलम पॉरीफेरा है ये छिद्रयुक्त जंतु हैं। ये जंतु जगत का सबसे पहला संघ है और इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। और नाल तंत्र
पाया जाने वाला ये एकमात्र संघ है। इसमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ऑस्ट्रिया छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो शरीर की देहभित्ति पे पाए जाते हैं, और जो ऑस्कुलम होते हैं वो बड़ा सा छिद्र होता है जो शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ऑस्ट्रिया से जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ऑस्कुलम से जलधारा शरीर से बाहर निकल जाती है। इनमें जो भोजन की क्रिया होती है वो नाल प्रणाली के द्वारा ही संपन्न होती है। जलधारा के साथ भोजन तथा शैवालों के कण शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको स्पंज अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, और उत्सर्जन भी कैनाल सिस्टम के द्वारा ही इनमें संपन्न होता है। धन्यवाद।